हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्योर ब्लड डेमॉन सीज़न 3 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और पहली बात तो आज का वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ और साथ में अपसेट भी हूँ। मेरा घर आरजिकल मेडिकल कॉलेज से सिर्फ आधे घंटे के दूरी में है और लगभग 8 दिनों से मेरे फैमिली मेम्बर्स हर तरीके से इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। ये इशू इतना बढ़ चुका है कि आप लोग समझ नहीं सकते, सोच से भी ऊपर बढ़ चुका है ये इशू। जो कोलकाता में है और वेस्ट बंगाल में है वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें देख रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में ज़्यादातर लोग न्यूज़ के थ्रू ये सारी चीज़ों को जान पा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जान पा रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसे लेकर मेरे इस छोटे से फैमिली में इतना बड़ा बवाल चल रहा है, इतना आर्ग्यूमेंट, इतना कुछ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, बहुत डिस्कस्टिंग। बच्चे, बूढ़े, हर कोई अपने अपनी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया को हथियार बनाकर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कोई सड़कों पर उतर आया है। आज 13वां दिन है, बट अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिटी बड़ा नहीं है गाइस, बहुत छोटा है। अगर स्टोरीज़ को सुनने वाले लोगों को गिना जाए तो 1 लाख इंसान भी नहीं होंगे जो वांगशन स्टोरीज़ को सुनते हैं, एफएफ को सुनते हैं। तो क्या हम इस छोटे से फैमिली से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जस्टिस के लिए लड़े, ना कि एक दूसरे में लड़ भिड़े। ऑनेस्टली मैं यहाँ पर किसी के साइड लेने नहीं आई हूँ और ना ही किसी को गलत या किसी को सही कहने आई हूँ। सबके पास यहाँ पर दिमाग है और सब दिमाग से सोच कर ही काम कर रहे हैं। राखी के दिन ही मुझे पता चला जो आर्गुमेंट हमारे कम्युनिटी में चल रहा है, वांगशन कम्युनिटी में, जो एज अ गर्ल मुझे बहुत बुरा फील हुआ। इट इज़ सो बैड। एंड आज तो हद ही पार हो गया। आज पूरा दिन मैं कॉलेज की तरफ से प्रोटेस्ट में शामिल हुई एंड शाम के वक्त जब मैं घर आई तो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे सब्सक्राइबर्स के थ्रू मुझे बहुत सारे लिंक्स मिले। वो सब एक ही वीडियो के लिंक्स थे और मैं उनमें से एक में गई क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या है जो इतने सारे लोगों ने मुझे भेजा। तो मैं वीडियो देखने गई। अब वो किसका चैनल है, कौन है, नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि इससे बहुत बवाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। किसी के पर्सनल चैनल के बारे में बोलना सही नहीं होता, नाम लेकर तो बिल्कुल नहीं होता। तो मेरे साथ उनका कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, उनके कुछ शब्दों को सुनकर। पहले तो वीडियो ऐसा नॉर्मल चल रहा था, मुझे लगा ऐसे जो आर्गुमेंट चल रहा था ना, लाइक जेलसी, दुश्मनी, ब्ला ब्ला ब्ला, उसी के ऊपर बोला जा रहा था। और मुझे पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि कुछ देर और देख लेती हूँ। देखती गई सडनली उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जो कि कोट अनकोट उन्होंने ये कहा कि मैं कोलकाता वाले केस में बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी दिल्ली वाले केस में, जहाँ पर उस लड़की ने 4 बॉयफ्रेंड्स रखे थे, उनमें से एक सीरियस था। और वो जो सीरियस बॉयफ्रेंड था, मतलब जो सीरियस लड़का था, उस लड़के के साथ वो लड़की, विक्टिम लड़की, रिलेशन में नहीं आना चाहती थी, सीरियस रिलेशन में नहीं आना चाहती थी। तो उस लड़के ने अपने दोस्त को बुलाया और उस लड़की के साथ घिनौनी हरकतें की। तो मैं उस लड़की के बारे में बोल रही थी। व्हाट द हेल, ये क्या है? मेरा दिमाग उस वक्त इतना गर्म हो गया। मतलब एक लड़की अगर 4 बॉयफ्रेंड रखेगी तो उसके साथ वो घिनौनी हरकत करना सही है? कितने लड़के हैं जो एक साथ मल्टीपल रिलेशनशिप चलाते हैं, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। दिल्ली वाले विक्टिम को गलत ठहराने वाले लोग क्या ये कहना चाहते हैं कि वो लड़का जिसने ये जानवर वाली हरकत की है उसका प्यार सच है? वो इतना प्यार कर बैठा कि उसने अपने प्यार के मारे अपने ही प्यार को, अपने दोस्त को लेकर, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकती सच में।
ये बहुत ही घटिया स्टेटमेंट था एंड मैं कभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी शुरुआत से ही। मुझे जब कल पता चला इस बारे में, जो कुछ भी हुआ, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट आए, सारे लिंक्स आए जिन्होंने भी पोस्ट किया है इस बारे में। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हमारे कम्युनिटी में जो आर्गुमेंट चल रहा है उसके बारे में जिन्होंने पोस्ट किया है, वो सब पोस्ट मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के थ्रू मिला एंड मैंने पढ़ा भी, सब कुछ पढ़ा। फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे इस बारे में यहाँ पर तो कोई बात नहीं करनी है। मैं अपनी तरीके से अपने लोगों के साथ जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ, यही काफ़ी है। बट आज शाम को जब मैंने वो वीडियो देखा और वो स्टेटमेंट सुना तो मेरा खून खौल उठा। सच में इतने सारे लोग, इतने लाखों लोग यहाँ पर जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग इसलिए नहीं लड़ रहे कि जस्टिस सिर्फ विक्टिम को मिले। ये लाखों लोग रास्ते पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि आगे चलकर ऐसा कुछ ना हो। आगे चलकर मैं, आप सभी खुलेआम रास्ते पे सेफली घूम सके। खैर, मुझे इस टॉपिक पर और नहीं बोलना क्योंकि आई फील कि यहाँ पर बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही होगा और कुछ नहीं। और हाँ, अब कोई ये मत कह देना कि मैं झुंड में आ रही हूँ या फिर मैं किसी गैंग में शामिल हो गई हूँ। सीरियसली, मैं यहाँ पर जितने भी लोगों को लेकर आर्गुमेंट चल रहा है उनमें से शायद ही मैं 1 या 2 इंसान को जानती हूँ और उनके साथ भी मेरा कांटेक्ट उस तरीके से नहीं है क्योंकि फ़िलहाल सभी को पता है कि मैं किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं थी। कुछ दिनों से ही मैं सोशल दोबारा से हुई हूँ एंड आई फील जो सच है वो बोलने के लिए कोई गैंग ज़रूरत नहीं होता। मेरे दिल में जो आया मैंने वो बोल दिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन मैं प्रोटेस्ट करके वापस आई थी और ऐसा कुछ सुनने को मिला मुझे, तो मेरा दिमाग एकदम पूरा फिरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो आई एम रियली सॉरी। मैं किसी को भी पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहती थी, किसी को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड को। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले इस फैन फिक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। हाँ, इसमें एज डिफरेंस दिखाए जाएंगे। यार, कितने लोग तो कितना कुछ दिखाते हैं, थोड़ा एज डिफरेंस हो जाएगा तो क्या ही गुनाह हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी बहुत बड़ा हो जाएगा। वांगजी और विंग में 16 साल का एज डिफरेंस दिखाया जाएगा और पुराने ज़माने में ये एज डिफरेंस बहुत ही नॉर्मल है। पुराना ज़माना क्या, अभी भी देखो ना, अरेंज मैरिज हो तो एज डिफरेंस 10, 11, 12, 13, 15 भी छू जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात, ये एफएफ कोई शुगर डैडी एफएफ नहीं है, क्लियरली मैं कह देती हूँ। और जिन्हें एज डिफरेंस से प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग लियांग किंगडम में जहाँ बड़ा हो रहा था, वहीं धीरे धीरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे थे। जैसे लैन क्लैन में लैन शिचैन ऑफिशियली क्लैन लीडर बन चुके हैं। अंकल कुरैन अब क्लैन लीडर नहीं रहे, वो महागुरु बन चुके हैं। अब वो बच्चों को शिक्षा देने में ही अपना पूरा समय बिताते हैं एंड साथ में लैन शिचैन का शादी भी करवा दिया गया है लैन क्लैन के एक डिसिपल से, जो एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर है और उनकी नाम है लैन म्यू। इस शादी से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड तो खुश हुआ था, लेकिन मिंग्याओ बिल्कुल खुश नहीं हुआ था। उसका दिल टुकड़ों में टूट गया था, उसके अंदर नफरत का सैलाब बह गया था। विंग तो गया ही गया, लेकिन उसके साथ इतने सारे लोगों को वो लौटा कर लेकर आया, जिससे मिंग्याओ का पूरा प्लान चौपट हो गया था, पूरा प्लान। वही निये मिंजू, जो मिंग्याओ पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करते थे, उन्होंने मिंग्याओ को अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया था। पहले तो मिंग्याओ को जिन क्लैन से जिन गुआंगशाओ ने निकाला था और फिर निये मिंजू ने अपने क्लैन निये क्लैन में मिंग्याओ को रहने के लिए जगह दिया था। बट अब निये मिंजू ने भी मिंग्याओ को निकाल दिया है। मिंग्याओ वापस जिन क्लैन लौट आया है, लेकिन जिन क्लैन में भी मिंग्याओ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जब मिंग्याओ का एक क्राइम पार्टनर है
जो उसके साथ एकदम बहुत हद से ज़्यादा लॉयल है वो शूशे था। शूशे का डेथ हो चुका है। मतलब जब जिन गुआंगशाओ को पता चला कि उनके बेटे का मौत का जिम्मेदार शूशे था, ना कि विंग और वेनिंग, तो जिन गुआंगशाओ ने सबको दिखाने के लिए, खुद को महान दिखाने के लिए शूशे को मार दिया था। तो बिना शूशे के मिंग्याओ बहुत कमज़ोर पड़ गया था। साथ ही में वो अब जिन जुशान के करीब भी नहीं जा पाता था। जिन जुशान भी जैसे मिंग्याओ से दूर दूर रहने लगा था। पहले फिर भी जिन जुशान एज अ ब्रदर मिंग्याओ का थोड़ा बहुत केयर किया करता था, बट अब वो ऐसा नहीं करता। जिन जुशान का पूरा फोकस यानली और जिंगलिन पर था। जिंगलिन जो बहुत छोटा था और वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जिंगलिन विंग से यहाँ पर 1 साल बड़ा है। खैर, मिंग्याओ कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं कर पा रहा था। वो कहीं भी अपने लिए एक पुख्ता जगह बना नहीं पा रहा था। लैन क्लैन का भी वारिस आ चुका है जो सेम विंग के एज का है। मतलब नाइटलेस सिटी का वो दिन, उसके बाद ही लैन शिचैन का शादी करवा दिया गया था। तो जिस साल विंग का बर्थ हुआ था उसी साल, मतलब नाइटलेस सिटी के इंसिडेंट के 1 साल बाद विंग और जिंगी का बर्थ एक साथ ही हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। सभी बड़े होते जा रहे थे। विंग, जिंगी जहाँ पर 15 साल के हो चुके थे, वहीं पर जिंगलिन और आयुआन 16 साल का हो चुका था। आयुआन एक वेन तो है, लेकिन पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उसे येलिंग पैट्रियार्क का वंशज ही मानता है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उसे येलिंग पैट्रियार्क का बेटा मानता है। नाइटलेस सिटी के इंसिडेंट में वेंस वापस आ गए थे, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं था, ना ही यिन लोहा था और ना ही ब्लैक मैजिक का कोई और सोर्स। साथ ही में पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उन्हें एक तरफ कर दिया था। मतलब सारे जो वेंस आम इंसान थे ना, वो तो हर जगह फैल गए थे, सिवाय उन वेंस के जो विंग के साथ था। वो सभी एक साथ अभी भी जियांग क्लैन में ही है, बट बाकी के जो वेंस हैं ना, वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल चुके थे। अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्लैंस में रहने लगे थे। तो वन कबीला पूरा ही खाली था। वहाँ पर बस मेन वन फैमिली के लोग हैं, जिनमें वन रुहान के 2 बेटे, वन रुहान के सर्वेंट्स जो एकदम बहुत ख़ास है वो, साथ में शुयांग, ये लोग थे और पूरा वन कबीला खाली था। आज विंग का 15 बर्थडे है, जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर साल बर्थडे को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मदिन है, वो भी लियांग किंगडम के एकलौते वारिस का, तो धूमधाम से तो मनाया ही जाएगा। पूरा दिन विंग पूरे किंगडम के लोगों के साथ समय बिताता है। जैसे वो हर दिन हर किसी के साथ मस्ती करता है, बातें करता है, वैसे ही करता है। शाम को बहुत बड़ा बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर पूरे लियांग किंगडम को ही इनवाइट किया गया था। हर एक इंसान आ सकता है और विंग को ब्लेसिंग्स दे सकता है। तो बैंक्वेट कितना बड़ा हो सकता है। उतने बड़े बैंक्वेट में विंग बहुत बहुत मज़े कर रहा था। उसका तो काम ही यही है। हाँ, उसे पता है कब सीरियस होना है। विंग हद से ज़्यादा सीरियस बस लड़ाई के वक्त, और जब वो मॉर्निंग कोर्ट में अपने फादर के साथ बैठता है गरीब इंसानों के जस्टिस के लिए, तब वो हद से ज़्यादा सीरियस रहता है। तब उसके अंदर कोई मजाक, कोई बच्चों जैसे चाइल्डिश बिहेवियर नहीं रहता है। बट इन दोनों कामों के बाद विंग एक 3 साल का बच्चा बन जाता है, जिसे संभालना बहुत मुश्किल है। पूरे बैंक्वेट हॉल के सामने एम्परर लियांग फिंग विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, विंग बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम 15 साल के हो चुके हो, तुम्हें आज जो चाहिए वो मिलेगा। अपने मन में जो है, जो ख्वाहिश है, वो अपने बाबा को बेझिझक बताओ। तुम्हारे बाबा उस तोहफे को हर हालत में तुम्हारे सामने लाकर रख देंगे। विंग कुछ देर अपने बाबा को देखता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, बाबा सोच समझ कर कहिए, जो मैं मांगूंगा क्या मुझे वो मिलेगा।
एम्परर लियांग को लगा कि विंग कुछ तो अटपटा कहने वाला है, लेकिन वो एक बार कह चुके हैं, वो भी पूरे बैंक्वेट हॉल के सामने। सारे लोग उन्हें देख रहे हैं और वो एक एम्परर है तो वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। उन्हें अब जाके ये रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने अपने इस बंदर बेटे को खुला छूट दे दिया है। अब पता नहीं ये क्या ही मांग लेगा। ये तय है कि विंग कोई हीरे जवाहरात रूबी या फिर कोई महंगा सा चीज़ ये नहीं मांगेगा। विंग का अटपटा स्वभाव एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही जानते थे। एम्प्रेस तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई, पता नहीं उनका बच्चा क्या ही मांग लेगा। विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है, बाबा मुझे इस दुनिया को देखना है, क्या मुझे 1 साल मिलेगा जिससे मैं इस दुनिया को देख पाऊँ? मुझे पता है ये दुनिया बहुत बड़ा है और 1 साल में मैं इसे कभी भी पूरा नहीं देख सकता, लेकिन जितना हो सके मुझे उतना देखना है। और यही समय है, एक बार अगर मैंने लियांग किंगडम को संभालना शुरू किया तो मैं कभी अपने इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाऊंगा। एम्परर लियांग खुश हो गए। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम देख सकते हो। कल ही या फिर परसों मैं तुम्हारे जाने का पूरा इंतज़ाम कर दूंगा। तुम हमारे सेना के साथ जाओगे और पूरा दुनिया देखोगे। विंग ने अपने बाबा के हाथों को पकड़ा और बोला, नहीं बाबा, मुझे ऐसे नहीं देखना दुनिया, मुझे अपनी नज़रों से देखना है, मुझे आज़ाद होकर देखना है, मुझे अकेला जाना है। मैं लियांग विंग, लियांग किंगडम का होने वाला वारिस, एम्परर लियांग फिंग का इकलौता वारिस, इन सारे नामों के साथ दुनिया देखना नहीं चाहता, क्योंकि इन सारे नामों के रहते मैं दुनिया को देख ही नहीं पाऊंगा। सभी अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मुझसे मिलेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं बस विंग बन के इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। एम्परर वुइन बहुत ही ज़्यादा डर गई। वो बिना किसी परवाह के आगे चली आई, पर्दे से बाहर आ गई और सीधा विंग के पास आ गई। उन्होंने विंग को पकड़ा और विंग को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं वी, तुम मुझे छोड़कर कैसे रह सकते हो? 1 साल 1-2 दिन नहीं होता है वी, तुम बच्चों की तरह ऐसे ज़िद नहीं कर सकते। तुम अभी भी बहुत छोटे हो अकेले कहीं जाने के लिए। अगर तुम दुनिया देखना चाहते हो तो तुम अपने साथ सेना लेकर जा सकते हो, वो भी 1 साल के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इतने दिनों के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। विंग जो हद से ज़्यादा लाड प्यार से भरा हुआ है तो उसे ना सुनने का आदत नहीं है। उसका मुंह तुरंत फूल गया और वो सबकी तरफ देखते हुए उस जगह को छोड़कर ही चला जाता है। सारे लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका सबसे प्यारा राजकुमार उदास जो है। एम्प्रेस वुइन एम्परर की तरफ देखती है और कहती है, एम्परर आपको सोच समझकर बोलना चाहिए था। एम्परर लियांग फिंग बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे कि उन्होंने क्यों विंग को ऐसा कुछ कहा। वो कुछ तोहफा विंग को दे देते तो झमेला ही ख़त्म हो जाता, बट उन्हें कौन सा कीड़े ने काट लिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है। अब उनको पता है कि वो विंग को नहीं रोक सकते और उन्होंने एक बार वादा कर दिया है तो विंग इस बात को ऐसे ही जाने नहीं देने वाला। विंग उन्हें मना ही लेगा। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बैंक्वेट ख़त्म हो गया, सब अपने अपने घर वापस चले गए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मतलब मिडनाइट से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था, बट विंग वापस नहीं लौटा। तो एम्परर और एम्प्रेस खुद गए विंग के पास। विंग पैलेस के पीछे बहुत ही बड़ा सा एक लोटस पॉन्ड बना हुआ था, वहाँ पर ही विंग बैठा हुआ था। ये लोटस पॉन्ड विंग के लिए बनाया गया था क्योंकि बचपन में विंग ने ज़िद किया था कि उसे लोटस पॉन्ड चाहिए, इसीलिए महल के पीछे ये बड़ा सा लोटस पॉन्ड बनाया गया था। सिर्फ महल के पीछे नहीं, पूरे लियांग किंगडम में जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े पॉन्ड बनाए गए थे और जहाँ पर लोटस का खेती बाकायदा किया जाता था विंग के लिए। उन लोटस को बस विंग ही तोड़ता था, विंग उनके साथ खेलता था, उन्हें लेडीज़ को गिफ्ट किया करता था और लोटस के सीड्स बच्चों के साथ खाना, ये सब करना विंग का बहुत पसंदीदा काम है। विंग ज़्यादा खुश हो या फिर ज़्यादा दुखी, इन दोनों इमोशंस के भाव को संभालने के लिए विंग यहीं पर आता है। ये एम्परर और एम्प्रेस को पता है।
एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही विंग के पास जाके बैठ जाते हैं। दोनों एकदम विंग के दो तरफ जाके बैठते हैं और विंग को उनको मिडल में लेते हैं। विंग जो अभी भी चुपचाप बस लोटस को देखे जा रहा था। कई लोटस खिले हुए थे और चांद की रोशनी में वो चमक रहे थे। उनका वो पिंकिश कलर एकदम झिलमिला रहा था चांद की रोशनी में। तो वो बस बहुत ही गौर से उन लोटस को देखे जा रहा था। उसे नहीं पता कि उसे क्यों इतना खिंचाव है लोटस से, लेकिन विंग को इतना ज़रूर पता है कि इस लोटस से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो विंग अपनी ज़िंदगी में मिस करता है बहुत ज़्यादा। एम्परर लियांग फिंग ने विंग के कंधे पर हाथ रखा तो विंग अब होश में वापस आया। उसने अपने दोनों तरफ अपनी माँ और बाबा को देखा जो बैठे हुए हैं। ये नया नज़ारा नहीं है, अक्सर वो तीनों ऐसे ही बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आज विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एम्प्रेस विंग का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, वी, क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर रह पाओगे? विंग अपने माँ की तरफ देखता है और कहता है, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं रह पाऊँगा, मुझे बहुत दुख होगा, मैं आपको मिस करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे ये दुनिया देखना है और मुझे पता है अगर एक बार मैं एम्परर बन जाऊँगा तो मैं कभी इस दुनिया को एक साधारण इंसान की तरह नहीं देख पाऊँगा। इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ माँ। एम्प्रेस समझ रही थी क्योंकि यहाँ आने से पहले एम्परर लियांग ने एम्प्रेस विंग को समझाया था कि विंग का जो ज़िद है वो मतलब ऐसे ही बच्चों वाला नहीं है। ऐसा शौक़ तो उन्हें भी था बचपन में, लेकिन वो अपने इस शौक़ को पूरा नहीं कर पाए और उन्हें विंग पर भरोसा है। विंग इतना काबिल है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और विंग अगर जाना चाहे तो उन्हें जाने देना चाहिए। और साथ में उनके सीक्रेट गार्ड्स तो हमेशा विंग के साथ रहते ही हैं विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर विंग एक बार एम्परर बन गया तो वो कभी ऐसे नहीं निकल पाएगा। यही सही समय है। तो एम्प्रेस विंग भी समझ रही थी, इसलिए वो अभी चुप है। एम्परर लियांग फिंग विंग के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, विंग, मुझे पता है तुम अकेला अपना ध्यान रख सकते हो, लेकिन हम तुम्हें अकेला नहीं भेज सकते। अगर तुम्हें जाना है तो अपने साथ किसी एक इंसान को ले जाना होगा। एम्परर की बातों को सुनकर विंग खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है बाबा, तो मैं यून को लेकर जाऊंगा। एम्परर कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, मंजूर है, तुम यून को लेकर जाओगे अपने साथ। विंग तो इतना खुश हो गया कि वो उछल पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाबा और माँ को गले लगा लिया। वो इतना खुश हो गया कि वो चिल्ला रहा था। उसने कहा, आप दोनों इस पूरी दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो और सबसे अच्छे माँ हो। मैं वादा करता हूँ मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा और मैं चिट्ठियाँ भी भेजूँगा और अगले साल जन्मदिन से पहले मैं घर वापस आ जाऊँगा। एम्प्रेस वुइन जो रो पड़ी। एक तरफ उन्हें खुशी हो रहा था कि उनका बच्चा खुश है और दूसरी तरफ उनका बच्चा उनसे इतने दिनों के लिए दूर जा रहा है, उसका दुख उन्हें हो रहा था, इसलिए उनके आंखों में आंसू थे। विंग ने अपने माँ के आंसुओं को पोंछा और बोला, माँ, आप रोइए मत, मैं एक बार वापस आ गया तो दोबारा कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। ये कहते हुए विंग ने अपनी माँ को गले लगा लिया। एम्परर लियांग ने अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को एक साथ अपनी बाहों में लिया। उन्हें सुकून मिलता है, हर बार सुकून मिलता है जब वो अपने बच्चे को और अपने वाइफ को गले लगाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने बाबा और माँ से अलविदा कह के यून को लेकर निकल चुका था। वो लियांग किंगडम से पहली बार बाहर निकला था। उसे नहीं पता इसके आगे वो कहाँ जाने वाला है। उसका दिल कह रहा है कि आगे का सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी तरफ वांग जी, जिसे आज इतने दिनों बाद अपने दिल में कुछ हरकत महसूस हुआ था। आज से 16 साल पहले नाइटलेस सिटी का वो इंसिडेंट, उसके बाद वांग जी कहीं रुक सा गया था। उसके दिल में कोई हरकत नहीं होता था। उसके अंकल ने कितना कोशिश किया उसका शादी करवाने का, बट वांग जी ने शादी नहीं किया। रीज़न किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इन 16 सालों में वांग जी बदल चुका है, पूरी तरीके से बदल चुका है। वो अपने आप को और भी ज़्यादा एक कठोर
शेल में घुसा चुका है जहाँ पर कोई भी उससे बात नहीं कर सकता है। अगर इन 16 साल में वांग जी के करीब कोई आया है तो वो इकलौता आयुआन है जिसे वांग जी हर हफ्ते मिलने जाया करता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है विंग और वांग जी का फर्स्ट मिलना कैसा होगा? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे।